जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह आपके लिए फिर से हाजिर हैं महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। तो आइए बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एडीए से निकल के आई एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल एडीए के जो डायरेक्टर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधर, उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में इस चीज़ को कंफर्म किया कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू स्टेज में 2021 की मध्य तक पहुंच जाएगा। यही नहीं, उन्होंने इस चीज़ को भी बताया कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में एक क्लोज कपल कैनार्ड का यूज़ किया जाएगा। वहीं इसमें भी AMCA की तरह ही डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट एयर इनटेक्स का इस्तेमाल यानी DSI एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इसके जो फ्रंटल फ्यूजलाज है उसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो AMCA से लिए गए हैं और जो कि इसके फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस ने एक टीम गठित की है जो कि नेवल टीम के साथ काम करेगी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और आगे जो इसका डिज़ाइन प्रोग्रेस होगा उसमें वो सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने लगभग जितनी भी टेक्नोलॉजी है यूज़ होने वाली ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में उसे डेवलप कर लिया है, लेकिन अभी एक मेजर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो डेवलप की जानी बाकी है और वो होगा विंग फोल्डिंग मैकेनिज़्म। उन्होंने कहा कि विंग फोल्डिंग मैकेनिज़्म एक ऐसा अभी मैकेनिज़्म है जो डेवलप नहीं किया जा सका है और उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में एक विंग फोल्डिंग मैकेनिज़्म का यूज़ होगा जिसे हम सिंपल फोल्ड के नाम से जानेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये मैकेनिज़्म एयरक्राफ्ट के जो विंग्स हैं उनको वर्टिकली फोल्ड करने में मदद करेगा, जो कि इसको रखरखाव की जो जगह है उसमें कमी लाएगी, यानी कम से कम जगह में हम इस एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर में रख सकेंगे। आपको पता होगा कि कल AMCA को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही थी। इन्होंने AMCA में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ बड़े बयान दिए थे और हमने कल की न्यूज़ कवर भी की थी। तो अगर आपने वो न्यूज़ मिस कर दी है तो आप हमारी कल की वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ पर AMCA को लेकर के कुछ ज़रूरी बातें हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि AMCA की डिज़ाइन कैसी होगी और इस समय उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट कब आयोजित की जाएगी, वो रोल आउट कब होगा, प्रोडक्शन में कब आएगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए आप कल की न्यूज़ हमारी ज़रूर चेक करिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जैसा आपको पता ही होगा कि इस समय भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना आपस में युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिसका नाम दिया गया डेजर्ट नाइट। तो इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों की वायुसेना का युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में शुरुआत की गई। राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब फ्रांस से आया लड़ाकू विमान किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहा है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास के लिए संयुक्त अरब अमीरात के जिबूती से फ्रांस के 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर एयर ट्रांसपोर्ट विमान जोधपुर पहुंच गए हैं। जोधपुर के आसमान पर भारत और फ्रांस की वायुसेना के राफेल विमानों के साथ ही सुखोई Su-30 MKI विमान उड़ान भर रहे हैं। राफेल Su-30 MKI जो आपस में विमान है ये युद्धाभ्यास करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये इनका जो समन्वय है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। भारत और फ्रांस के पायलट इस युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के साथ तकनीकी और युद्ध कौशल से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगे। गौरतलब है कि फ्रांस के पायलट काफ़ी समय से राफेल विमान उड़ा रहे हैं, जबकि भारत के पायलट ने अभी हाल ही में इसकी ट्रेनिंग ली है और यही कारण है कि आपस में उड़ान भरने से जो आपसी समन्वय है दोनों के बीच में उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि होगी और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं। राफेल और सुखोई पूर्वी लद्दाख में चीनी वायुसेना से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। ये विमान भारत के करीब 8 एयरबेस से नियमित उड़ान भर रहे हैं और यही कारण है कि इनका युद्धाभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे जो तकनीकी यहाँ पे बारीकी है वो सीखने को मिलेगी और दोनों देश के जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं फ्रांस की वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच में, इससे जो समन्वय है आपस में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और राफेल और सुखोई जब एक साथ उड़ेंगे तो निस्संदेह ये सबसे घातक यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एक तरफ सुखोई में जहाँ घातक मिसाइलें लैस है तो राफेल भी वहाँ पे मेटियोर जैसी सबसे खतरनाक मिसाइल से लैस है। तो यही है कि दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने के लिए इनकी जोड़ी ही काफ़ी है।
हमारी अगली अपडेट एरो इंडिया 2021 को लेकर के आई है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट कवर की थी जहां पर ये कहा गया था कि रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 इस बार एरो इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा और इसका एक फुल स्केल मॉडल एरो इंडिया में रखा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स से आई एक रिपोर्ट की बात माने तो एरो इंडिया 2021 में रशियन स्टेल्थ फाइटर आ रहा है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इस चीज़ को माना और ये संभावना व्यक्त की कि बहुत मुमकिन है कि इस बार एरो इंडिया 2021 में Su-57 आपको दिख जाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एरो इंडिया 2021 में Su-57 के अलावा अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-1 लैंसर भी दिख सकता है और इस चीज़ को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आपको हम बता दें कि रशिया ने अभी हाल ही में जो Su-57 का मास प्रोडक्शन है उसको हरी झंडी दी है और निकट भविष्य में वो उसके अनमैन्ड वेरिएंट को बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस चीज़ में जो उनको सफलता भी प्राप्त हुई है। आपको पता होना चाहिए ये वही एयरक्राफ्ट है जिसके लिए भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों को मिलकर के अपने लिए टॉप स्टेल्थ फाइटर बनाना था। लेकिन कुछ आपसी मनमुटाव, कुछ तकनीकी कमियां, कुछ प्रोडक्शन में देरी और भी कई कारण थे जिसके कारण भारत ने 2018 में इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया था और जो FGFA की उम्मीद थी वहीं से ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ जब रशिया ने भारत को Su-57 ऑफ़र किया और अभी हाल ही में रशिया ने Su-57 का एक ई वेरिएंट निकाला है जो कि Su-57 एक्सपोर्ट वेरिएंट है और उसे भारत को ऑफ़र किया गया है। लेकिन भारत ने अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत का ये कहना है कि वो अपने इंडिजिनस जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है AMCA उस पर पूरा फोकस कर रहा है। वही बात करें B-1 बॉम्बर की तो B-1 बॉम्बर सीधा US के बेस से उड़ान भरेगा और बेंगलुरु के लिए निकलेगा। आपको बता दें कि इस बार का एरो इंडिया काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार बहुत मुमकिन है कि बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्रदान करे, लॉकहीड मार्टिन अपना F-21 लेकर के आए और भी कई ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें सबकी नज़रें होंगी। लेकिन इस बार जो प्राथमिकता दी जाएगी वो भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स को दी जाएगी जो भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं, जैसे Su-30 MKI, LCA तेजस, HTT-40 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट। और जो विदेशी पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी संख्या इस बार लिमिटेड रखी गई है कोविड-19 की वजह से। जो कुछ भी हो, Su-57 का आना एक अच्छा संकेत है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अपनी अंतिम अपडेट की बात कर लेते हैं तो वो MiG-35 को लेकर के आई है। आपको पता होगा कि MiG-35 को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है उसके एवियोनिक्स को लेकर के और उसके जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनको लेकर के। लेकिन अब कुछ ऐसा मिकोयन कॉर्पोरेशन करने जा रहा है जिससे MiG-35 को लेकर के जो डिफेंस एक्सपर्ट का नज़रिया है वो बदल सकता है। दरअसल एक अनऑफिशियल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया, यह चर्चा की गई कि MiG-35 फाइटर जेट को अब एक अनमैन्ड वेरिएंट देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, MiG-35 को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऑपरेट करने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अब यहाँ पे कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कुछ नई बात नहीं रही है। अमेरिका ने काफ़ी लंबे समय पहले ही F-16 में ये सब कर लिया है और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक टेस्ट आयोजित किया था या युद्ध अभ्यास कह सकते हैं आयोजित किया था, जो कि एक मैनुअल ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट था और दूसरा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था। तो यहाँ पे जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था उसने पायलट वाले एयरक्राफ्ट को हरा दिया था और यही कारण है कि MiG-35 को लेकर के रशिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मिकोयन कॉर्पोरेशन को ये लगता है कि वो उन्नत 5th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ जो MiG-35 एयरक्राफ्ट है उसको बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि MiG-35 MiG-29 का एक बड़ा भाई आप कह सकते हैं और इसमें जो एवियोनिक्स यूज़ की गई हैं वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की यूज़ की गई हैं, यानी जो रेडार्स हैं, जो सेंसर्स हैं, उनको लेकर के ये दावा किया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हैं। और MiG-35 MMRCA 2.0 में एक कड़ा प्रतिद्वंदी रहा है सबका, क्योंकि MiG-35 को लेकर के मिकोयन कॉर्पोरेशन ने ये कहा था कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो वो सबसे कम दाम में इसको देने के लिए तैयार हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन भारत का जैसा अनुभव रहा है मिक्स के साथ में, उसको देखते हुए भारत ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही रशिया का दावा है कि MiG-35 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट की श्रेणी में सबसे आधुनिक फाइटर जेट है और कई बार वो इसे दूसरे फाइटर जेट से कंपेयर कर सकते हैं। और बात रही राफेल की, तो राफेल ने पिछली बार MiG-35 को हराया था, लेकिन MiG-35 को लेकर के जो दावा किया जाता है वो ये है कि भारत के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो इसके लिए भारत में ही वो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो बात की बातें हैं,
अभी तो फिलहाल यही है कि रशिया इसके अनमैन्ड वेरिएंट पर काम कर रहा है। रशिया ही नहीं, दुनिया के तमाम देश जो काफ़ी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, वो अपने फाइटर जेट में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और भारत भी अपने AMCA में इसको आजमाएगा। और भारत ने पहले भी अपनी मंशा जताई है कि आने वाला जो युग होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, और इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हर देश प्रयासरत है। हाँ, ये बात दूसरी है, किसी को जल्द सफलता मिली तो कोई अभी भी सफलता के तलाश में है, लेकिन कोशिश लगभग हर देश कर रहा है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।